आज हम लोग अर्थशास्त्र अध्याय 9 पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मानव पूंजी निर्माण। टॉपिक का नाम है मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण क्या है, या मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो कहता है मानव की कार्य क्षमता में सुधार लाना। नहीं, मतलब कुछ ऐसे मोटिवेशनल शब्द हम आपको कहते हैं जिससे आप उत्प्रेरित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होकर किसी काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रशंसा कर लेने से। जैसे हमें कहीं पर कहानी 2014 का है, जबरदस्ती कह सकते हैं कि इतना प्रेशर डाला गया कि नहीं, चलना ही पड़ेगा। और ठीक है, गए तो पढ़ाने का मौका आया। ए बैच को ठीक 10 दिन में कर दिए, बी बैच को भी लगभग लाइन पर लाए। तो वहाँ के डायरेक्टर ने कहा कि सर ये बैच सबसे गधा है, इसको ठीक कर दीजिए। तो अन्य लोग कहा कि सर तेज के तो सब कर दीजिए तेज। तेका पूर्वा कहा कि तेज करे तो हम जाने। तो भाई हमने तो टोकन इकोनॉमी पढ़ा है। टोकन इकोनॉमी के माध्यम से हम चाहे तो किसी के अंदर बैठ जा, बाद में बात करेंगे, सुधार कर सकते हैं। हमने पढ़ाया, उसको होमवर्क दिया, कहा कि जो बच्चा कम से कम 5 प्रश्नों का उत्तर याद करके लाएगा उसे एक हम कलम पुरस्कार में देंगे। क्या देंगे? हमने व्यवस्था से पहले पूछ लिया था कि बच्चा तो पढ़ ही लेगा, लेकिन तरीका हम अपना पैसा तो खर्चा करेंगे नहीं, तो क्या हम कम पैसा देते हैं क्या? अगर हम हर दिन 200 के सामाने बांट देंगे तो हमको बचेगा क्या? क्योंकि मैं आपका स्टाफ हूँ। उसने कहा कि ठीक है सर, जहाँ तुमको पढ़ाए वहाँ की बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो उसने कहा ठीक है सर, आप कोई दिक्कत नहीं है, हम 1000 रुपया तक खर्चा करने को तैयार हैं। हमें तो 5 दिन में लाइन चलिए, तो क्या 1000 रुपये के लिए क्या दिक्कत? इतने बड़े लोग थे। सुना दिए बच्चा को। हमने कहा, बच्चा हम लोगों ने क्या कर दिया, कल ही होकर कहा ये कलम इनाम देंगे, 5 प्रश्न सुनाएगा उसे। जितना कमजोर था सब 5 को याद करके चल आया। अन्य टीचर विरोध कर दिया, ये तो कोनो कर सकता है, पहले तुम क्यों नहीं किया था? जब ये काम कोई कर सकता था तो इस काम को आप शुरू से पढ़ा रहे हो। हमने तो 1 महीना के लिए गेस्ट टीचर के रूप में आया है, आपको पहले से कर लेना चाहिए। इसका तो आप ट्रेनिंग किए नहीं हो, जानते नहीं हो, सीधे इसको पढ़ा रहे हो। तो क्या मानव पूंजी निर्माण क्या है? आप लोग नया बैच के लिए आए हैं, तो 4 से 5 बैठिए, अभी है समय, 11 का बैच है। मानव पूंजी निर्माण क्या है? तो शिक्षा के द्वारा, किसके द्वारा? शिक्षा का विकास करके मानव के क्षमता में क्या कर देना? बढ़ोतरी कर देना। गलती की सही? शिक्षा का विकास करके मानव के अंदर जो गुण है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसे क्या कर देना? विकसित कर देना, आगे बढ़ा देना। क्या कहलाता है? पूंजी निर्माण का। पूंजी का आपने क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। अब प्रश्न है, तो मानव पूंजी का महत्व क्या है? मानव पूंजी का महत्व क्या है? तो मानव पूंजी का अनेक सारे महत्व है। कि मानव पूंजी की अगर महत्व की बात करें, महत्व का, तो पहला, आर्थिक क्रियाओं के संपादन में। आर्थिक क्रिया को जितना अच्छा तरीका से एक एक्सपर्ट लोग कर सकता है, उतना अनएक्सपर्ट कभी नहीं कर सकता है। जो प्रशिक्षित नहीं है वो कभी नहीं कर सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति पहले मोबाइल
बनाने की तरकीब को किसी टीचर से सीखता है और तब मोबाइल बनाना प्रयोग प्रशिक्षण लेता है, तब जाके मोबाइल बनाना शुरू करता है। भले ही बनाने में उसे देर लगेगा लेकिन एकदम सटीक बनाएगा वो। लेकिन एक व्यक्ति देखते देखते सीख लेता है तो हो सकता है कहीं कहीं जाने पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फंस जाएगा, उससे आगे काम उससे क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। शिक्षा के ही क्षेत्र में लिया जाए कि जो बच्चा आता है बोर्ड पर के उतार के चला जाता है वो जीवन में कोई फायदा उसको होने वाला नहीं है। लेकिन जो बच्चा करके सीखता है, नहीं, एक लाइन में जानो और सीधी सी बात है, जिस बच्चा को साइकिल सिखाने के लिए उसके बड़े भाई बहन पीछे से कैरियर को पकड़ के सिखाया होगा, देर से सीखता है। एक लाइन में आज जो बच्चा भैया गए आए स्कूल से चल के खाना खाने, पापा जी आए साइकिल लगा दिए, एक पैर पर पैर रखा, जब सीट लगा दिया है ना हाथ एक और लिया, हैंडल पकड़ा, रेंगने लगा, गलती की सही, वो जल्दी सीख लेता है। हाँ गिरता तो गिरता नहीं, क्या करता है, जल्दी सीख लेता है। हाँ तो आर्थिक क्रियाओं का संपादन मानव पूंजी का, अगर मान ले कि एक आदमी थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करने के बाद से दिल्ली पंजाब चला गया कमाने उसमें, और एक इंसान बहुत अच्छा डिग्री प्राप्त करता है तब जाता है कमाने, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। अच्छा कौन कमाएगा, जो पढ़कर गया सो कहोगे तो सर 10 साल पहले से कमा रहा है तो फिर भी दोनों की इनकम में मतलब पेमेंट में डिफरेंस होगा। और दूसरा बात, मान सम्मान जितना पढ़े लिखे लोगों को मिलेगी उतना मान सम्मान उसको नहीं मिलेगा, ऐसा महसूस किए। दूसरा आर्थिक विकास की गति, दूसरा क्या है, आर्थिक विकास की गति। मानवीय पूंजी का महत्व यह है कि यदि आप कुशल हैं, प्रशिक्षित हैं, तो आपका विकास का गति क्या होगा, तेज होगा। कुशल आप नहीं है, आपका विकास का गति क्या होगा। एक गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसके पास कुशलता नहीं, वो अलग बात हो गया ना, एक बात को रट रहे हो, रटूंगा थोड़ी ना, क्योंकि वो कुशल नहीं है, गलत सही, किसी विशेष प्रकार का हुनर उसके अंदर नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की योग्यता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता है, गलती की सही। संगीत भी बुरा नहीं है, आती है अंजनी सोनी, उसके भैया गाते कितनी कहते 2-2 हजार रुपये लेते एक रात का। आती थी जो दीदी जिसको हमको नहीं बोलते अंजलि, हाँ उसके बड़े भाई साहब बड़ा सुंदर गाते हैं वो, और किसी प्रोग्राम में हो जाते थे एक दिन में, अगर वो गुण है तब ना, गाता तो बहुत लोग है लेकिन एक विशेष काबिलियत है कि वह गाने में क्या है, सक्षम है, सुपर है। उनकी आवाज उन्होंने ऐसा बना लिया है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। देख रहा था कितना 2000। आपके घर में ईंट जोड़ने वाला मिस्त्री आता है, राज मिस्त्री कहते हैं उसे, मेहनत ज्यादा करता है लेबर, जो धरती पर से ईंट अपने सिर पर रखकर छत तक पहुंचाता है, आज उसको पेमेंट मिलता है 350 रुपया। और मिस्त्री जो ऊपर खड़ा होकर ईंटा जोड़ता है, प्यास लगी, पानी नहीं पीता है, अपने ले लिया पानी, करनी गिर गया, अरे करनी लाता, काम करके बढ़ जाएगा। अब उसका जितना बर्तन साफ सुथरा करना उस लेबर का ही काम है, तो उसको 350 नहीं भाई, 350 लेबर को मिलता है, मिस्त्री को 500 या 550 रुपया। 500 है ना कम से कम, एक एवरेज लो ना, 150 रुपया फिर भी ज्यादा है कि नहीं है। तो पूंजी का ये महत्व है, आपकी पूंजी आपकी क्षमता है। जीवन में आगे बढ़ना तो अपना तो कोई ना कोई एक विशेष प्रकार का पूंजी माने क्षमता क्या करो, विकसित करो। उसके बाद उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि, उत्पादकता व कुशलता में वृद्धि। मानव पूंजी का ये महत्व है, यदि आप पढ़ लेंगे ना तो आपके उत्पादन की क्षमता में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। जैसे गांव में कहावत था पहले, पढ़ते तैयो मरता ही, ना पढ़ते तैयो मरता ही।
तो काला पढ़ के मरे जाते नहीं, बिना पढ़ले मरते, टेंशन नहीं कर। लेकिन दोनों के मरने का तरीका, जीने का तरीका, पढ़ के जो जीवन तरीका जिएगा वैसा नहीं जिएगा। एक बड़े बुजुर्ग थे, हमने सुना है, उनसे कहा कि भाई अरे तोरो बेटा तो बीए कल घासे कटै छौ, हमरो बेटा न घासे कटै छै, तो कहले कि तोहर बेटवा जो हो न लैटे उठे के सगलवा के घास काट लै छौ, हमरो बेटवा न कटै छौ जाके। एल तोहरा भैंसी के गाय के देह देखो, हमारा गाय के देह देखो। तो पढ़ला भाई ना सीधे, हाँ जल्दी काट के ले चला है। चारा दिया गाय को बदबूद लगाओ, घास नहीं खाया। तुम्हारे गाय का बॉडी देखो, हमारे गाय का बॉडी देखो, दोनों डिफरेंस होता है। पढ़ा लिखा इंसान जो काम करेगा बड़ी साफ सुथरा तरीका से सोच दिमाग लगा के करेगा, और जो अनपढ़ है दिमागे नहीं लगाता है, घास जल काट ले नहीं, बहुत है आज भी। उसके बाद लाभपूर्ण रोजगार। अगर आप शिक्षित हैं, आप कुशल हैं, काम करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। अपनी क्षमता को पहचानेगा तब काम करेगा। आज जो पढ़ लिखा ना हमारे दूसरा ही काम कर ले तो का फायदा हम ही काम कर पाई ना। मुझे बात, वो अपनी काबिलियत को, अपनी सामर्थ्य को नहीं जानता है। देखा कि फलाना ने ऐसे किया, तरक्की कर गया, तो हम ही उस काम को करेंगे तो हम क्या पढ़ जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि भी तरक्की कर सकता है। पढ़ने से मानव पूंजी से फायदा होता है। इंसान को हमेशा उसी काम को करना चाहिए जिस काम को करने में क्या हो, रुचि हो। क्योंकि रुचिपूर्ण काम जैसे 3 इडियट फिल्म में आपको दिखाया भी गया है। 3 इडियट फिल्म में पढ़ जाइए, छुट्टी बता देते, बैठा लीजिए। 3 दिखाया गया है कि जिस काम में आपको रुचि है उस काम को करो, जिस काम में रुचि नहीं उस काम को क्या करो, आप नहीं करो। अच्छा, श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन। श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन। श्रम मतलब लेबर, मानव पूंजी से होता है कि अगर आप पढ़ लिख के जाएंगे ना कहीं दिल्ली फैक्ट्री में काम करने, तो मालिक के आपके प्रति सोचने का नजरिया अलग होगा ना, बोलने का टोन भी डिफरेंस होता है। मैंने अपने जीवन में एक बार गलती किया, जैसे हम मैक्सिमम बार प्रयास किए कि अच्छा ही फॉर्म भरे ताकि नौकरी लगे तो गुड, नहीं तो कोई वेरी गुड, कराता हूं ही, सम्मान में कमी नहीं है। तो जैसे आज ही हम गए थे, जहां पर गया था ये चश्मा दिखाने, पिछला दिन गए एक बच्चा हमको ये हुआ, अरे तू आई गए तो टोका, तो उस दिन देखा कि हम खड़े थे जैसा डरे नॉइल कहीं खिसिया जा टोका, तो खिसियाएंगे क्या, तू तो अच्छा काम कर रहा है। हमको खुद लेट था लेकिन वो गया जल्दी से मेरा काम कर, सर जी हमारे आए हुए हैं जल्दी से, सर देख दीजिए। कंपाउंडर था वो, वहां गए थे, एक और था बैठा हुआ, आप रुपेश रहा, रुपेश है सर, मस्कुआ हटकर तबला आपको जल्दी हम चीने में कंफ्यूज में जी रहे थे। तो हमको रुपेश को नहीं चिन्ह रहा है, हमारे अंदर जो योग्यता है, क्षमता है, कला है, जो हमारी पूंजी है, इस कारण हमारी वहां पर क्या थी, पहचान थी। 25-30 को के हम पीछे थे, गए तो सबसे आगे बच्चा लोगों ने क्या कर दिया, दिखवा दिया, हम वहां से भागे भागे जल्दी आगे, फिर आपको पढ़ाएं तो फिर लेट हो जाता, फिर लिखना पड़ता टेलीग्राम पर। जैसे उस दिन लिखे थे वो दिन ओकरा कंफ्यूजन में लेट हो गया। नॉइली तुम्हारे बैच का था एक, और उसके तुम्हारे साथ पढ़ा हुआ था, तुम्हारे बैच का था वो। तो दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है। हमने कहा ना, हम फॉर्म भरते थे, एक बार हम उससे रेलवे का ग्रुप डी भरा गया, दुकानदार पहले आप संबोधित करता कहता कि तुम ऐसे कर लो हो जाओगे। हमने कहा देते, जैसे हमने ऊंचे पद के लिए फॉर्म लिया था, आप कहा जैसे ग्रुप डी हुआ, गैंगमैन ट्रैकमैन वाला फॉर्म, सबका फॉर्म तो हम भी भर दिए, तो आपसे किस पर आ गया, तुम पर आ गया। तो पढ़ लिख कर किसी कंपनी में नौकरी करने जाओ, तुम्हारे प्रति जो शब्द होगा सम्मानजनक शब्द करेगा, प्रयोग करेगा वो। ऐसे कर लो। एक छोटा सा बात देखो ना, एक हवलदार ही क्यों ना हो, चौकीदार ही क्यों नहीं हो, या किसी ऑफिस में काम करने वाले चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी क्यों नहीं हो, आपस में जाके आप कहते हैं, अरे रिक्शा वाला कितना पढ़ा लिखल रहता है, अरे रिक्शा ले रहे कौन का तो नहीं पढ़ा रहता है, भ्रम में न रहे।
बेरोजगारी इतनी है कि लोग बीए करके भी चला रहे हैं। शर्म नहीं? अच्छा काम है, वो चोरी तो नहीं कर रहा है ना, अपना कमा के पेट तो पाल रहा है। वैसे लोग कर्मशील लोगों को तो हमेशा सम्मान करनी चाहिए। तो श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है। आपके बारे में सोचने का, सामने का नजरिया चेंज होता है। बीए पढ़ लिखा में स्वाभिमान होगा, गलती कहे तो नौकरी छोड़ के चल जाएगा। जैसे हम लोग सब चीज सहेंगे, अपमान नहीं सह पाऊंगा, बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, अपमान होगा। पढ़ा लिखा, ये बात तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। तो पढ़ा लिखा लोगों के प्रति जहां भी आप काम करो, आपके प्रति उसका नजरिया क्या होता है। इसलिए सरकार फॉर्मूला निकालती है, तो 8वीं पास में गए हुए ट्रैक बन के निकलता है। चपरासी के लिए 8वीं पास तक रहता है। अलग बात है बेरोजगारी है कि पीएचडी के लेवल में भरता है, लेकिन वो लिख देता है कि 8वां तक है तो उसका स्वाभिमान का लेवल कम है। जैसे मैट्रिक होगा तो उसका स्वाभिमान का लेवल बढ़ेगा, बीए कर लेगा और स्वाभिमान का लेवल बढ़ेगा, एमए कर लेगा उसके स्वाभिमान का लेवल और बढ़ेगा। गलती की सही? यहां सोच के सरकार निकालती है। तो मानव पूंजी की महत्व ये सारे ज्यादा हैं, और भी कुछ है। अब है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। एक प्रश्न आता है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत मतलब हड़बड़ी नहीं ना है। मानव पूंजी के निर्माण का स्रोत क्या है? स्रोत मतलब क्या होता है? साधन, किसके माध्यम से। तो मानव पूंजी के निर्माण का स्रोत क्या है? तो आपको बता दें, मानव पूंजी के निर्माण के 2 स्रोत हैं। एक है आंतरिक स्रोत, और दूसरा है बाह्य स्रोत। हमने कहा ना, बच्चे समाज के आईना होते हैं। बच्चे समाज के क्या होते हैं? आईना। जैसे आईना के सामने आप खड़े होते हैं तो आईना वही दिखाता है जैसा आपका चेहरा होता है। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन आईना झूठ नहीं बोलता है। बात समझ गए? तो आपकी बोली से, आपके विचार से, आपके सिद्धांत से, 1 मिनट, हेलो, हाँ, सुशील से बात करके दे दो। क्लास में से निकल के बात कर, इसी क्लास में। हेलो, हाँ प्रणाम। कागज ले लो, हम बतिया इसी फोन क्लास से निकल जाए। ठीक ठीक ठीक, और हम कागज भेज देगा। ठीक बा, ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ, ठीक। हाँ तो जो ना बतियाली सुबह से, हम बतियाली सुशील से बात कर रहे थे। तो हमने चर्चा की आपसे, स्रोत 2 स्रोत है मानव पूंजी निर्माण के। 2 स्रोत है, एक कौन है? आंतरिक स्रोत, और एक कौन है? बाह्य स्रोत। आंतरिक माने अंदर वाला। मैं तो बाहरी स्रोत हो गया आपके व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला, क्योंकि आपके घर का मेंबर हूं नहीं। तो आपके व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके परिवार का। आपके विचार, आपके संस्कार, आपके व्यवहार वही होगा जो आप अपने घर में रहकर, परिवार में रहकर सीखे हो, प्राप्त किए हो। गलती की सही? कुछ बच्चे क्लास देखता हूं, न सुनने का प्रयास किया जाता है, बोलने के लफ्ज में उसके मुंह से गाली निकल जाता है। हम चाह के भी रोक नहीं पा सकता हूं, प्रयास करता हूं भी रुकने का, क्योंकि उसने वैसा सीखा है अपने परिवार में, उसका टोन हो गया, वो गाली नहीं दे रहा है वो। जैसे किसी ने पूछा खान सर से, सर ऐसा ससुरी के सब जो बोलते रहते हैं, कहता वो हम छोड़ने का प्रयास कर, छूट नहीं रहा है, क्योंकि वो उनको लत लग चुका है, उनका वो आदत हो गया। जैसे गांव के लोग बात को कहने में का तो गाली जोड़िए देते हैं,
ना, तो वैसे आदत हो गई है। तो ये आंतरिक आप जैसन माहौल में रखे वो सीखिए लेंगे। और दूसरा बाहरी, आपका विद्यालय, आपका आस पड़ोस, आपके खेल के साथी, गलती की सही, जब तुम कैसे लोगों के साथ खेलने जा रहे हो, किस विद्यालय में पढ़ रहे हो, उस विद्यालय के टीचर का बिहेवियर, आपके खेल के साथी का बिहेवियर, यह भी प्रभावित करता है। गलती की सही। जिसके घर में किसी एक को नौकरी ना हो, उसके बच्चे को नौकरी लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन यदि आपके घर में एक को नौकरी हो जाए, यदि आपके घर में किसी एक को नौकरी हो जाता है, वो सपोर्टर के रूप में हो जाता है, तो पीछे वाला को नौकरी होने में दिक्कत नहीं होता है। वो देखा कि भैया कैसे पढ़े, चाचा कैसे पढ़े हैं, आगे की ओर बढ़ता जाता है, माहौल बन जाता है उसके घर में। आंतरिक और बाह्य दो स्रोत हैं जो मानव पूंजी के निर्माण के क्या है, घटक है। इसके अलावे शिक्षा और स्वास्थ्य तो महत्वपूर्ण बात है ही। अब प्रश्न है, तो मानव विकास सूचकांक क्या है? एक और टॉपिक आता है, पढ़े हैं पहले भी आप लोग, मानव विकास सूचकांक। 10 में भी पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ा रहा हूं। मानव विकास सूचकांक क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या जी? तो HDI क्या है आपको बता दे। HDI मानव के विकास को मापने वाला एक मापदंड है, एक पैमाना है। क्या है? जैसे एक स्केल हुआ, एक क्या हुआ, स्केल हुआ नहीं, जिस स्केल का माने पटड़ी हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं, हाँ पटड़ी हम लोग कहते थे बचपन में। हाँ, तो ये स्केल हुआ, तो ये स्केल पर यहां लिखा रहता 0 और सबसे बड़ा होता है यहाँ पर 12 लिखा रहता है, अब बीच में 15 रहता है, सॉरी 15 ही हम लिख लेता हूँ, 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 लिखा रहता है। तो इस बीच बीच में 14 और होगा, फिर यहाँ बुनका बुनका होगा ना। तो प्रश्न है मानव विकास सूचकांक क्या है? तो आपको बता दें कि जैसे पटड़ी किसी कागज की लंबाई को या चौड़ाई को मापती है, वैसे ही संसार में जितने भी देश हैं, उन देशों में शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, वहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा क्या है, इसको मापने वाला एक पटड़ी है। क्या है? पटड़ी माने पैमाना, स्केल है। सामान्य पटड़ी पर एक तरफ 0 और एक तरफ क्या होता है, 15 होता है, लेकिन ये जो पटड़ी है यहां पर एक तरफ 0 रहता है, यहां पर अधिकतम रहता है 1 और 0, एक और क्या रहता है, 1 रहता है। मतलब ये प्रश्न हुआ कि मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक मानव के विकास को मापने वाला, दर्शाने वाला ये क्या है, मापदंड है, पैमाना है। इसमें जो सबसे नीचे लेवल होता है क्या होता है, 0, और जो सबसे ऊपर क्या होगा, 1। क्या होगा? निचला अंक 0, ऊपर वाला अंक 1 कर भी करेगा। हेलो, हम बात अभी ना हो पा रही, बात करके बता दे, शुरू जो ना करें कितना। नीचा क्या है, 0 होता है, ऊपर क्या होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी में जो देश जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो 1 के करीब होता है नहीं, और जो देश कम पिछड़ा होगा वो 0 के करीब होगा। गलती की सही? इस मानव विकास सूचकांक के बारे में सबसे पहले विचार दिया था 1990 ईस्वी में। पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। पढ़े होंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बता रहा हूं। अलग बात है कि
सीधे कह दिए होंगे, पैमाना नहीं बताए होंगे। लेकिन प्रश्न 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के क्या थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने मानव विकास सूचकांक मतलब HDI के बारे में विचार दिया। उन्होंने कहा कि 3 ऐसा स्तर है जिसके आधार पर विश्व के किसी भी देश के मानव के विकास को मापा जा सकता है। तो मानव विकास के कितने सूचक हैं? तो सूचक की बात करेंगे तो सूचक होगी 3। क्या है? पहला प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा? प्रति व्यक्ति क्या होगा? आय। दूसरा साक्षरता। क्या जी? तीसरा क्या होगा? जीवन प्रत्याशा। मतलब मानव विकास, जो मानव के विकास को मापने वाला क्या है? मापदंड, एक पैमाना है। इस पैमाना का निर्धारण 1990 ईस्वी में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। 1990 में इन्होंने 3 आधार पर कहा कि हम विश्व के सभी देशों का हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह कितना संपन्न है या कितना विपन्न है। सिद्धांत दिया था। कहा कि 3 चीज है। पहला प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि जानिएगा कि इनकम माने आय आपके विकास का पहला मापदंड है। गलत सही? अगर आपकी आय कम होगी तो सीधा है कि शिक्षा का स्तर, साक्षरता भी कम होगा। आप इस उम्र में, अभी तो बड़े हो गए हो, ठीक है, इसी उम्र की बात कर लूं, आप यहाँ मेरे यहाँ पढ़ने आ रहे हो, अलग अच्छे अच्छे विद्यालय पढ़ रहे हो, अच्छी अच्छी वस्तु का उपभोग भी कर रहे हो। लेकिन इसी उम्र के आपके ही अगल बगल कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिस होटल में आप रेस्तरां में जाते हो, वहां पर चाय चलाते हुए, टेबल साफ करते हुए देखते हैं। उसकी भी इच्छा थी कि मैं भी पढ़ूं। आपके तरह उसे भी कोरोना काल में मास्क लगाकर घर में बचने की उसकी भी जरूरत थी। ठंडी के दिनों में उसका भी इच्छा था कि हम भी 2-3 स्वेटर पहन के घर में घुसे रहे, लेकिन एक पीठी पर बोरा टांग के रोड किनारे कचरा को बिनकर उसमें गिराते हुए आगे बढ़ रहा है। बच्चा सोचता है कि हम अगर विद्यालय में जाएंगे पढ़ने तो एक बार तो हमको भोजन देगा, लेकिन रात्रि का भोजन कहाँ से मिलेगा? पिताजी गरीब हैं। अगर किसी लहेरी के दुकान में, किसी दर्जी के दुकान में टाकने का काम कर दे, किसी गैरेज में रख के उसके यहाँ काम कर 10-20 रुपया रोज हमको देगा, तो कम से कम साग सब्जी का काम तो निकल गया। बाबूजी कमा के लाएंगे तो चावल दाल खरीदाएगा, हम कमा के लाएंगे तो साग सब्जी खरीदाएगा। बात हमारी कहने का अर्थ आप समझ रहे कि नहीं? वह शौक से नहीं करता है, मजबूरी बस करता है। उसकी भी इच्छा है आपके तरह पढ़ने का और घूमने फिरने खेलने का, लेकिन वो अपने खेल के समय को त्याग दिया, काम में लगा दिया। तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी तो विकास ज्यादा करोगे। साक्षरता, इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा, इंसान क्या होगा? पढ़ा लिखा होगा तो काम अच्छा कर पाएगा। पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिक्र बढ़ाएगा ना, जीवन पर तो जीने की आशा। आप कितना साल तक जीते हैं? देखिएगा, एक धनी मनी लोग का जीवन प्रत्याशा तुम्हारे गांव घर की बात करो ज्यादा ऊपर होता है। गलती की सही? क्योंकि उसका खान पान अच्छा होता है, जीवन का तरीका अच्छा होता है। लेकिन एक गरीब आदमी होगा तो उसका जो लाइफ स्टाइल होगा, मतलब उसका चेहरा से पता चल जाता है। जैसे मैं जिस उम्र का हूँ, इस उम्र का हमसे 10 साल ज्यादा उम्र के शहर में लोग रहते हैं, लेकिन जब उनके सामने मैं खड़ा होता हूँ तो उनसे मैं 20 वर्ष ज्यादा उम्र का दिखाई देता हूँ। गलती नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। फिर हम जिस लेवल में हैं, हमसे जो कम लेवल में है, वो जब मेरे सामने खड़ा होते तब मैं उनके सामने उम्र में छोटा दिखता हूँ, और वो हमसे उम्र में क्या दिखते हैं? बड़े दिखते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है मिलेंदु? हाँ ठीक बोला। एक सलमान खान को ले ले, मेरे आम आदमी की मैं बात बोला हूँ। 55 साल हो गया, लेकिन अगर मेरे सामने खड़ा होगा तो हमारा उम्र उनके सामने लगे कि मैं 70 साल का हूँ और वो 40 साल का हो रहा है। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि जीवन प्रत्याशा माने जीने की आशा, और जीवन प्रत्याशा निर्भर करती है प्रति व्यक्ति आय पर। प्रति व्यक्ति आय होगी ज्यादा होगी तो जीवन प्रत्याशा भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपका उपभोग का स्तर बढ़िया होगा। जिस वस्तु का प्रयोग करेंगे वो अच्छा उन्नत क्वालिटी का, अच्छी किस्म का वस्तु प्रयोग करेंगे। लेकिन अदुसाक्षरता,
पढ़ा लिखा इंसान का भी जीने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, विदाउट अनपढ़ के। ये दोनों अच्छा है तो इस जीवन हो ही गया इसमें, तो महबूब रख ने दिया। इसको एक संस्था है, वैश्विक संस्था, जिसका नाम है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना आप सबको पता है 24 अक्टूबर 1945 को की गई। 1995 में 1 जनवरी को WTO की गई थी, 1945 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है, न्यूयॉर्क शहर जो अमेरिका में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो USA में है। तो यूएनओ ने मानव विकास रिपोर्ट वाला जो प्रमाण था, पाया कि न सही बात कह रहा है, इसको स्वीकारने में कोई परेशानी। तो यूएनओ ने इस रिपोर्ट को कब स्वीकार कर लिया? तो 1990 में स्वीकार कर लिया। और यूएनओ एक संस्था है, इस संस्था के अधीन नियंत्रण में अन्य सैकड़ों संस्थान काम करते हैं। तो यूएनओ के अधीन बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, उसमें एक संस्था का नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनओ के अधीन काम करने वाली एक संस्था है। कई बार पूछा गया है आपसे भी, हाँ, आपको पॉलिटिकल में भी मिलेगा, ये ज्योग्राफी में भी मिलेगा और इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा। ये जो आपका 11 का इकोनॉमिक्स है, ये 3 विषय का निचोड़ लेके चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में ही स्वीकार कर लिया। और मानव विकास रिपोर्ट का निर्धारण कब से हो रहा है? 1990 से ही हो रहा है। और मानव विकास रिपोर्ट जो सूचकांक है, वर्तमान समय में विश्व के 188 को देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में क्या है? शामिल है। कितने देश शामिल हैं? इसमें सभी देशों का पैमाना एक समान नहीं है। मानव विकास के आधार पर विश्व के देशों को, मतलब हम HDI कर ले तो HDI के आधार पर विश्व के देशों को 4 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में? 4। एक अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश, दूसरा उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश, तीसरा औसत, चौथा क्या होगा? निम्न। मतलब मानव विकास के आधार पर विश्व के देशों को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश, दूसरा उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश, तीसरा औसत मानव विकास सूचकांक वाला देश, चौथा क्या होगा? निम्न। क्या होगा? निम्न। तो ये 4 हैं। अब प्रश्न है, तो 188 देशों में सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे नीचे कौन होगा? तो बता दे, सबसे नंबर 1 में नॉर्वे, स्वीडन। सबसे नीचे की बात करते हैं तो कांगो, जायरे कांगो, अफ्रीका महादेश का। अमेरिका भी टॉप 10 के वादे हैं क्या जी? और भारत की बात करते हैं, देखो हर साल का रिपोर्ट जारी होते रहता है, बात समझ, एक साल का नहीं रहता, ऊपर नीचे खसकता रहता है। 131वें नंबर पर इंडिया है हमारा। क्या नंबर है? मतलब विश्व के 130 को देश ऐसा है जहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा इंडिया के लोगों के तुलना में क्या है? बेहतर है। क्या है? बेहतर है। अब प्रश्न है, तो आपके मन में एक प्रश्न होगा, तो भारत ये चारों में कौना में है? तो भारत औसत मानव विकास सूचकांक वाला श्रेणी में। किसमें है? औसत में है। अब प्रश्न है, तो भारत में यदि मानव विकास का दर या पूंजी निर्माण का दर निम्न है, प्रश्न है भारत में पूंजी निर्माण का दर कैसा है? निम्न है। क्यों? भारत में मानव पूंजी निर्माण का दर क्या है? नीचा है, निम्न है। क्यों?
तो आपको बता दें कि भारत में मानव पूंजी निर्माण के नीचा होने के कई कारण हैं। पहला कारण है कि जनसंख्या वृद्धि। क्या है? क्या भाई है? दो भाई है। कौन एक भाई वाला है में? या है लाडला। एक ही हुआ है। लाडली बेगम। नाम बदल दे, सुमित कुमार लाडली बेगम। कहाँ है वो? तुम्हारा मित्र हम नहीं वाला हो जाता है। ये भी सबको कम छोटका छोट नहीं समझिएगा। लाखों में काम करता सुरमा के लिए सबके 6 बजे बैच में ये टॉर्चर करते रहता है अकेला। प्रश्न क्या है कि यदि किसी पिता के पास 4 संतान हो तो उसे अपने इनकम का सारा धन अपने चारों पर बराबर खर्च करना पड़ेगा या 19-20 खर्चा करना पड़ेगा। मान लो तो इसका मतलब हो गया। और दूसरा किसी को एगो हो तो अपना प्यार दुलार या पैसा एक ऊपर खर्च करेगा। गलती से 4 गो होगा तो आम खरीदा के आएगा तो काट काट के बटाएगा। रसगुल्ला आएगा तो तोड़ तोड़ के दे आएगा और सुमित के सौसे मिलेगा। असगर खाएगा। क्या जी? सबको मिलता होगा रसगुल्ला, तुमको मिलता होगा रसमलाई। पहला दिक्कत क्या है? जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जो होता हम खा जाते हैं, बचाते कुछ नहीं है। बचेगा तब ना पूंजी बनेगा, पूंजी होगा तब ना निवेश होगा, निवेश होगा तब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। दूसरा, उत्पादकता बड़ी कम है, उत्पादकता निम्न है। मतलब अन्य देशों के लोग जितना अर्न करते हैं उसके तुलना बहुत, जैसे आपसे पूछा था कि भारत से अमेरिका कई गुना आगे है, तो हमसे पूछो 34-74 गुना आगे भारत से। उसका $1 $1 तो हमारे 74-75 रुपया के बराबर है। गलती सही? हमसे बहुत आगे। रूढ़िवादिता। दिक्कत यहाँ क्या है? रूढ़िवादी है। बड़ी भाग्यशाली हम लोग। 5-5 रुपए और वहाँ मतलब पर घर में 90,000 अमेरिका में। बता दूं रूढ़िवादिता क्या है कि आज भी हमारे समाज की बात कर लें। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। निकम्मा का सोचेगी न बुझे। डिटेल में आप लोग तो BCA वाले हैं तो समझाना ही पड़ेगा डिटेल में। अजगर करे न चाकरी। अजगर ये सांप है। केकरो नौकरी चाकरी करता है? किसी गुलामी करता है? नहीं। अब पंछी करे न काम, पूरा चिड़ै के काम करे देख ले है, खाली उड़ता है। और दास मलुका का मैं बड़े बुजुर्ग कह गए कि सबका दाता रे भगवान धरती रहिले ही तक उसे जुगाड़ करके देवे करते भोजन ये ऊपर काम है। इन निकम्मा से ही सोचता है भगवान धरती रहिले तक उसे भोजन भेजिए देगा। ये सोच रूढ़िवादी सोच हमारी है। गेहूं में पानी नहीं पटाएगा, कहेगा भाई बटवे करेगा, माघ बरसवे करेगा। अगर न बरस सूख गेलो तो बहुत अच्छा भाइयों कहीं नीमन हो, हम क्यों बांटे? तीसरी, इच्छा शक्ति का अभाव। पहले ही हार न होते तब डर के आगे जिद है। माउंटेन ड्यू का एक प्रचार है, कंपनी करता है। डर के आगे जिद। तुम्हारे हृदय से जहां डर खत्म होती तभी सफलता मिलती है। हम लोग एक बड़ी बुराई है कि एक व्यक्ति एक कोयला के खान में खुदाई करना शुरू कर देता है। धरती में खुदाई करना शुरू करता है, यहाँ घुस जाता है, कोयला का खान है, खुदाई करना शुरू करता है। कुदाल से खनते 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 यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। एक लास्ट दीवार था, तोड़ देते से क्या मिल जाता? कोयला मिलता। यहाँ तक पहुंच गया खनते खनते। हमारा भाग्य में लिखल ना, यहाँ कोदारी छोड़ के चल गया। और वही में कौन आता है रे, वहां एक छो मारकर कोयला मिल जाता है। तो अलग बात है। जीवन में सफल हो तो एक मंत्र मान लो, रास्ते पर तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। रास्ता पर चलने वाले एक न एक दिन लक्ष्य को जरूर पूरा कर लेते हैं, और साइड में खड़ा हो जाने पर कभी लक्ष्य नहीं मिलता है, गाड़ियों नहीं मिलता है। तो प्रश्न है, आप अगर प्रण कर लिए हैं तो बिना रुके, भले ही कछुआ की गति से क्यों नहीं सही,
धीरे धीरे बढ़ते रहो, एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। सफलता मिलेगी और डंका के चोट पर मिलेगी। गलत सलत रास्ता में नहीं रहना। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो पढ़ेगा लिखेगा ना, जुगाड़ के चक्कर में घूमेगा। कई गो फोन आया, सर जी कोनो जुगाड़ है, कथी के जुगाड़ सर, कुछ खर्चा पानी करने को तैयार, हमको 4000 रुपया दे, अब 12 महीना हमारा कोचिंग में आओ, गारंटी फर्स्ट करा देंगे। सर बाहर से लिए परीक्षा दिली सीधे, विश्वास तो है पास कर जाएंगे, लेकिन करवा रहा है तब दलाल बहुत है। मैं शिक्षक हूँ, दलाल नहीं हूँ। हम तो उस दिन हम मोबाइल बंद कर लेता हूँ। यहाँ 2-2 अभ्यर्थी पुराने हैं, 3-3 बैठे हुए, क्या जी हम किसी को आंसर देता हूँ, नहीं सवाल ही नहीं दे पाऊंगा। कहेगा हमारा सर जी बदले तो झूठ हो गया। पहले साल भर पढ़ा के मैंने क्या किया आपको? हम ही अगर चोरी करना सिखा देंगे, हम ही टीचर ही दलाल बन जाए, तो फिर समाज का दिशा कौन देगा? लेकिन रियल में ही शिक्षक आजकल के 90% 99% शिक्षक दलाल हैं। पढ़ाता नहीं है, अब बेग कस के पैटी घूमेगा कोचिंग सर लड़का होगा देगा 10,000 रुपये, 2,000 आपका भी कमीशन चलेगा। लड़का तेज तरह के 90% शिक्षक बोर्ड ऑफिस की दलाली करता है, अब यूं करता है, उठकता है, करता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं है, कोडिंग हो गया, फिर भी करता है। अब है कि यहां तक खरा चला गया, तो मेरा कहना यह है कि रूढ़िवादिता, इच्छा शक्ति आपके पास नहीं है, पहले ही हार मान लेते हो। किसी काम को करने से पहले हार मत मानो। अगर पोरस भी सिकंदर के सामने हार मान लेता तो पोरस का राज्य भी सिकंदर के कब्जे में चला जाता। कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं आपसे लड़ूंगा, हार जाएंगे तो मेरा राज्य तुम्हारा होगा, लेकिन जब तक खून रहेगा तब तक आप सब क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो हार नहीं माननी चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना है। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, भारत के पिछड़ेपन होने के पीछे एक और रीजन है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। यहाँ के आज भी लगभग 51% लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर ही आत्मनिर्भर है, आश्रित है। 1 बीघा खेत 5 बातों में भिड़ल चिके ना होते, नहीं काम चलने वाला। उसके बाद मानवीय संसाधनों के आयोजन का समायोजन नहीं कर पाते। धान को रोपनी आएगा, कई बोले का कल नोले बबू सर रोपनी रहे, कई कट्ठा 2 कट्ठा रहे। अब बाबूजी होशियार, चल ना जो पढ़े दोनों बाप ने हाथे पाथे रोप ले भाई। अरे भाई आप 12 बजे रोप कर चलाओगे, आप शाम तक रोपोगे तो काम चलेगा। 2 कट्ठा के तो दोनों बाप तो उसमें भिड़ेगा। एक पिताजी अपना रोपते, आप बेटा किसी दूसरा खेत में जाकर रोपता तो उसमें 200 रुपये या 300 रुपये आता। ये सोच नहीं है लोगों में, केना आगे बढ़ोगे? निजी क्षेत्रों की उदासीनता, सामर्थ्य है, बहुत ऐसे लोग हैं जो सामर्थ्यवान हैं लेकिन पूंजी लगाने में रिस्क नहीं लेते हैं। कहीं सफल ना हुए तो बस खरीदने से पहले कहीं चापा पड़ गई तब, उलट गई तब। अरे भाई ये भी तो हो सकता है कि न उल्टे, आपको लाभ मिले। हेलो, खुश रहिए। आज से 4 से 5 शाम को अभी शुरू होने जा रहा है, अभी शुरू होगा थोड़ा 10 मिनट के बाद। 4 से 5 आज कोचिंग में लिया, कोचिंग में आके मिलिए। कोचिंग में तो हमने कहा कि मानव विकास के सूचक हैं और भारत में मानव विकास के निम्न स्तर होने के पीछे ये रीजन है। फिर होगा ठीक कैसे होगा, तो जनसंख्या पर नियंत्रण करो, शिक्षा का विस्तार करो, संसाधन का सदुपयोग करो और अपनी क्षमता का प्रयोग करो। आपको देखना चाहिए कि मैं सुबह 6 बजे आता हूं तो लगातार 1 बजे तक 12 बजे तक डटा रहता हूं नहीं, और आप 1 घंटा कर तो बैठ जाते हो। तो जितना गति से मैं आगे बढ़ूंगा आप बढ़ पाओगे नहीं, कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। हम जितना मेहनत करते हैं, हमसे आगे बढ़ना है तो आपको हमसे कुछ प्रतिशत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब आगे बढ़िएगा। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है, जब तक थको नहीं, जब तक थाली में रोटी रहता है तब तक खाते रहते, जब पेट नहीं भरता है तो काम भी तब तक करते रहेंगे जब तक थकेंगे नहीं। जल्दी की सही
आ देश चोरबा के न होते तो कहवा कि केना होती आगे मरल सुतल छी बिया होती थोड़ी न होई छी मैं तो करना ही पड़ेगा। वहां भी जाना पड़ता है। तो यहाँ क्या होगा, आपको शिक्षा का विस्तार करना होगा, इच्छा शक्ति बढ़ाना पड़ेगा और लक्ष्य को टारगेट करके वर्क करना पड़ेगा। हमने कहा और किसी काम को शुरू किए हैं तो बिना खत्म किए काम को छोड़ना नहीं पड़ेगा। अपने भारत में के लोगों को पीछे रहने के पीछे कारण है, काम प्रारंभ करते बीच में छोड़ के काम हाथ लगा देते हैं। यहाँ बहुत प्रकार के पुल पुले का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन जो यहाँ का है स्टेशन पर का ओवर ब्रिज आज तक किसी से नहीं बना। बड़ी दिक्कत होती है। आएगा घोषणा करेगा लेकिन बनाएगा कौन नहीं। बात वही था कि पिछले वर्षों 80 से ही घोषणा हुआ था कि मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। तो भाग्य के नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने कि मंदिर वही बताएंगे 5 अगस्त पर डेट पर लगाएंगे। बन रहा है। कितना करोड़ों अनुदान मिल गया, कितना मिल गया वहां पर। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो भी इससे पहले आए डर था कहीं बना दे तो कुर्सी खींचा के लेता हूं, फिर कोई बात होगा। कुर्सी जाएगा तो जाएगा, लेकिन जो हमने प्रण किया है वो काम तो पूरा करेंगे हम। होए तो बाद ना होए वो दूसरा जो बनत तो दूसरा अबे ना करत। जब तक ये सारा काम अच्छा देश के लिए नहीं हो जाएगा। आज राहुल गांधी आपके होते तो यूक्रेन से बात नहीं होती। आज हमारे मोदी जी आधार पर बात की है, रूसों का हम बताएंगे आपको। आज जो बाइडेन को मुंह कोई नहीं देख रहा है। पहले का समय था 2014 से पहले का इंडिया था कि किसी बड़े देश के प्रतिनिधि फोन नहीं करते थे कि हमको वार्ता करा दीजिए। आज अमेरिका भी कह रहा है, यूक्रेन भी कह रहा है, रूस कह रहा है, इंडिया चाहेगा तो शांति होगी। आज विश्व का नंबर 1 इंडिया बनने जा रहा है। फिर भी इंडिया 16 कुल की नीति नहीं, ऐसा नहीं मत कहो। हम ईट का सुभाष चंद्र बोस के देश में जीते हैं, ईट के जवाब पत्थर से देते हैं। 17 में डोकलाम विवाद पर यहाँ फाइट से मार मार के चीनी को पीछे खदेड़ दिए। एक चीन ने कहा जो चिट्ठी की तरह जिसका आंख है कि हमको कमजोर न समझे, तो भारत ने भी कह दिया 2062 का इंडिया 1962 का इंडिया नहीं है। फिल्म देखा, ट्रेलर देखा है तो मैं फिल्म दिखाने के लिए तैयार हूँ। पीछे हट गए। हाँ, ये रवीश तो इसके बात को नहीं चीज सुनिएगा। ये तो खुजली वाला कुत्ता उसको काट लिए हुआ है। वो नेगेटिव सोचवे करता है केवल। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जीवन में आगे बढ़ना है। तो आज इतना